हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एल्केन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम क्या करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो एल्केन का लास्ट लेक्चर है दिस इज, और हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन में नेक्स्ट हेडिंग है इसमें आइसोमेराइजेशन। आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हर एक चीज़ क्या अपने नाम से बताती है। आइसोमेराइजेशन का मतलब आइसोमर बनेंगे। ठीक है, अब आइसोमर हमें पता नहीं चलेगा कैसे बनेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्केन होता है, एल्केन ज़्यादा ब्रांच हो जाएगा, मोर ब्रांच्ड, यानी एल्केन को आप उसके ज़्यादा ब्रांच में कन्वर्ट कर दोगे। कन्वर्ट, अब कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, इसमें कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और कौन से कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं AlCl3 एंड HCl की प्रेजेंस में, और हीटिंग करते हैं 300 केल्विन टेम्परेचर पे। तो जो एल्केन होता है वो ज़्यादा ब्रांच हो जाता है। अब जैसे कैसे, देखो एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिया 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4, बाकी इसके सामने H लगा दो, यानी एल्केन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि इंटरमीडिएट क्या गिवन है। अगर यहाँ पे लिखा है AlCl3 HCl और यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया या हीटिंग लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हीटिंग के लिए। तो देखो 4 कार्बन, आप इसे ब्रांच बना दो। तो क्या किया हमने, 3 कार्बन स्टेट में लिखे, 1 ब्रांच बना दिया, बस। तो ये इसका प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बना आपका, 2 मिथाइल और ये प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, और यहाँ क्या था, ब्यूटेन। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 का ले लेते हैं। देखो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन ले लिए, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अब आपने 5 कार्बन को क्या किया, यहाँ पे लिखा होगा AlCl3 और HCl, यहाँ पे हीटिंग कर दी, या 300 केल्विन टेम्परेचर पे। अब क्या होगा, देखो 5 से आपने क्या किया, 4 कार्बन बनाया, 1 2 3 4, और 1 कार्बन यहाँ दिखा दिया साइड पे। तो क्या बन गया, साइड चेन यानी ब्रांच हो गया। तो दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिजन, यानी इसका आइसोमर ये है। तो इस द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिजन। कुछ भी कर सकते हो। देखो अब आपको यही दे दिया, देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे दे दिया 1 कार्बन। अब आप बोलोगे 1 ब्रांच है इसमें ऑलरेडी, तो आप 2 ब्रांच बना दो। तो ये हो गया AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में अगर आप हीटिंग करोगे, बहुत सिंपल सा, एक और ब्रांच बना दो इसमें। देखो 1 और 1 2, अब कितने ब्रांच बन गए आपके पास, 2 ब्रांच बन गए। आया समझ में? तो दिस इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। कैसे भी बना सकते हो आप इसे, 5 की यहाँ पे 6 ले लो, या अगर आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6, और बाकी यहाँ पे सब में क्या लगाना है, आपने H लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने AlCl3 और HCl। मेन क्या, ये वाला प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट मेन है। तो 6 से क्या करोगे आप, 5 बना दो, 1 2 3 4 5। अब आप फ्री हो, एक आप यहाँ पे दिखा सकते हो सेकंड पोजीशन में, पहला ये बन सकता है। दूसरा आप कहाँ पे दिखा सकते हो, जब आप थर्ड पोजीशन में लगाओगे, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन में लगा दिया। इस तरीके से ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। क्लियर होगा होपफुली। अब इसमें जो नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है, दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, इससे नाम से ही पता चल रहा है। देखो एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एल्केन से क्या बन जाएगा, एल्केन से बन जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो एल्केन होगा किस में कन्वर्ट होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना चाहिए। अब एरोमेटिक कंपाउंड में क्या बनता है, जनरली बेंजीन बनेगा, या इसके डेरिवेटिव्स बनने चाहिए, डेरिवेटिव्स। अब जो बेंजीन है उसमें कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कार्बन 6। तो इसका मतलब एल्केन में कम से कम 6 कार्बन या ज़्यादा होना चाहिए इसमें जो रिक्वायर्ड है एल्केन के लिए, क्योंकि बेंजीन कैसे बन जाएगी, बिना कार्बन के तो बनेगी नहीं। कम से कम 6 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन चाहिए होते हैं। और यहाँ पे किस चीज़ की प्रेजेंस चाहिए होती है, प्रेजेंस होती है ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम। वेनेडियम का ऑक्साइड चाहिए हमें, या क्रोमियम का ऑक्साइड चाहिए, या मोलिब्डेनम का ऑक्साइड चाहिए।
यानी V2O5 या Cr2O3 या MoO3 चाहिए। ठीक है, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड या वैनेडियम का ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और इसमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है, टेम्परेचर इज 500 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लगभग 15 atm प्रेशर चाहिए होता है। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एरोमेटाइजेशन। तो आप क्या बना सकते हो, देखो, एल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक कंपाउंड मींस बेंजीन या बेंजीन रिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ वैनेडियम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम एट 500 डिग्री सेल्सियस एंड 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसके, बजाय डेफिनेशन की। अब देखो, इसमें मैंने कहा था 6 कार्बन, आपने क्या किया, 6 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से बना दो ताकि रिंग बन जाए। और यहाँ पे क्या होगा, CH3, यहाँ पे CH3, बाकी में CH2 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 CH2। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, हीटिंग करी, इतना 500 केल्विन टेम्परेचर दिया, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, 15 atm प्रेशर दिया, और इसमें यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर दिया हमने। कैटलिस्ट मेन है, ध्यान रखना। अब पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, देखो ये आपका हेक्सेन है, हेक्सेन कन्वर्ट होता है साइक्लोहेक्सेन में। ये रिंग यहाँ पे क्या होगी, कनेक्ट हो जाएगी, रिंग बन जाएगा, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन पहले बनता है साइक्लोहेक्सेन। अब आपने फिर हीटिंग करी तो क्या होगा, यहाँ से देखो सबके इस C के साथ क्या हुआ है, CH2 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 ग्रुप लगे हुए हैं सबके साथ। तो इस CH2 ग्रुप से सबसे क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर। जैसे आप हीटिंग करोगे, यहाँ पे हीटिंग करोगे तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, सबके पास CH होगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगी। ध्यान रखना, पहले साइक्लोहेक्सेन बनता है और साइक्लोहेक्सेन के बाद क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेन के बाद बेंजीन बन जाएगा। अब ये बेंजीन है, अब इसके डेरिवेटिव्स कैसे बनेंगे, ठीक है, बेंजीन से इसके डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव बनाने के लिए आप क्या करो, कार्बन ज़्यादा बढ़ा दो। जैसे आपने 7 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5 6, ये तो रिंग बनाएगा, एक इसके साथ एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो ये क्या बन गया आपका, हेप्टेन। हेप्टेन को आपने फिर वही कराया, सेम कंडीशन, क्रोमियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड और टेम्परेचर और प्रेशर, सेम कंडीशन अप्लाई करी तो क्या होगा, देखो ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन और इसके ऊपर से C बन जाएगा। ये C यहाँ पे क्या होगा, साइड में लग जाएगा। उसके बाद फिर आपने और तगड़ी हीटिंग करी, यहाँ से वाटर निकलेगा और ये बन जाएगा आपका मिथाइल बेंजीन यानी टॉल्यूइन। देखो टॉल्यूइन बन गया, तो डेरिवेटिव्स हो गए टॉल्यूइन या फिर मिथाइल बेंजीन। आप चाहो इससे क्या कर सकते हो, 2 कार्बन बना सकते हो, यहाँ पे बढ़ाते जाओ कार्बन को। यहाँ पे जो हेप्टेन में 7 लिया आपने, 8 कर दो, एक और बढ़ा दो, ये तो 6 तो रिंग बनाएंगे और ये बाकी क्या होंगे, साइड चेन में बनते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, अब ये कंडीशन अप्लाई करी तो ये यहाँ पे क्या होगा, पहले साइक्लोहेक्सेन बनेगा, इसके ऊपर से 2 कार्बन बन गए, एक और एक 2 कार्बन। फिर आपने हीटिंग करी, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पे बनेगा आपके पास बेंजीन रिंग और यहाँ पे C2H5 यानी इथाइल बेंजीन। ये इथाइल बेंजीन बन गया आपके पास। तो ओवरऑल क्या हुआ, देखो एल्केन से आपने एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया, तो दिस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन यानी एरोमेटिक कंपाउंड बनाना। कंडीशन क्या है, इसमें कैटलिस्ट लिया हमने, ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, वैनेडियम या मोलिब्डेनम, टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब होता है हीटिंग करना। हीटिंग करके आप क्या करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, किसको, एल्केन को आपने तोड़ना है। ब्रेक डाउन ऑफ एल्केन, एल्केन को आप तोड़ोगे तो एल्केन में कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, CH बॉन्ड तोड़ोगे और CC बॉन्ड को आपने तोड़ना है। ठीक है,
इसमें एक होता है अब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे एयर को नहीं देना है, अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अब्सेंस में होना चाहिए, ध्यान रखना ये मेन है। अब्सेंस ऑफ एयर में आप एल्केन को ब्रेक डाउन करोगे किसके बाद, ऑन या बाय हीटिंग, हीटिंग करने से। पायरो का मतलब ये होता है हीटिंग करना अब्सेंस ऑफ एयर में, दिस इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब आपने एल्केन को तोड़ना है अब्सेंस ऑफ एयर में और हीटिंग करके, ठीक है। तो इसको दो तरीके से हम तोड़ सकते हैं पायरोलाइसिस को जनरली। फर्स्ट आपका डिहाइड्रोजिनेशन, यानी जिसमें हाइड्रोजन अलग होगा, और एक होता है इसमें क्रैकिंग करना। क्रैक का मतलब आप सब जानते हो क्या होता है, क्रैक तोड़ना। क्रैकिंग का मतलब, वैसे पायरोलाइसिस को ही कई बार क्रैकिंग बोल देते हैं, क्रैकिंग तोड़ना। अब देखो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि C और H बॉन्ड टूटता है जनरली, जो इसमें टूटेगा वो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, C और H बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। लेकिन जो क्रैकिंग होता है जनरली इसमें C और C बॉन्ड टूटता है। अगर C बॉन्ड टूटेगा तो हम इसे कहेंगे जनरली क्रैकिंग, क्रैक कर दिया। और CH बॉन्ड टूटेगा तो हम इसे कहते हैं ब्रेक डाउन कर दिया। दोनों प्रोसेस किस में होती है, अब्सेंस ऑफ एयर में और हीटिंग करके। अब्सेंस ऑफ एयर, दोनों के खास बात क्या है, अब्सेंस ऑफ एयर में होगी, अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर में होगी, और दोनों में हीटिंग होती है, क्योंकि वो तो हीटिंग का ही पार्ट है। पायरोलिसिस के लिए क्या होती है, हीटिंग होती है। अब इसमें जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है कौन सा होगा, देखो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, अब इसमें हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बन जाएगा जनरली, एल्कीन बन जाएगा या एल्काइन बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी वहाँ, क्योंकि H टूटेगा तो H से हाइड्रोजन निकलेगा। और इसमें क्या होता है, क्रैकिंग में लोअर एल्केन बन जाता है, लोअर एल्केन और एल्कीन, लोअर एल्केन और लोअर एल्कीन बन जाते हैं टूटने से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को लेके चलते हैं अब यहाँ पे हम। जो डिहाइड्रोजिनेशन है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब CH बॉन्ड टूटेगा, CH बॉन्ड टूटने के बाद क्या होता है, और अब्सेंस ऑफ एयर में टूटेगा और हीटिंग करने से। देखो अब इसका कोई एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल एक एक्सेप्शनल केस है, देखो मीथेन है, जैसे मीथेन हुआ CH4, आपने इसे हीटिंग कर दी, ठीक है। तो मीथेन तो किससे, CH से टूटेगा तो यहाँ पे कार्बन ब्लैक मिलेगा आपको, जो काला काला सा हो जाता है कार्बन ब्लैक, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, अलग हो जाएगा। ये लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। अब इसके अलावा ले लो आप, इसके अलावा क्या ले लो आप, इथेन ले लो। इथेन में क्या होगा, देखो मैंने कहा था हाइड्रोजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन आपने इससे बाहर निकाल दिए, इसे बैलेंस कर लेंगे, इससे 2 हाइड्रोजन आपने बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा यहाँ पे C2H4, यानी इथीन, एल्कीन बन गया देखो, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब इसकी जगह पे क्या ले लो, प्रोपेन ले लो। प्रोपेन में क्या होगा, C3H8, फिर हीटिंग करोगे तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाल दो, और ये C3H6, यानी जनरली क्या बनता है, जैसे प्रोपीन बन गया ये, और ये था प्रोपेन। तो प्रोपेन से प्रोपीन बना और हाइड्रोजन गैस निकल गई बाहर। क्यों, क्योंकि इसमें H टूटेगा, ध्यान रखना मैंने कहा था जैसे CC, तो इसमें CH बॉन्ड टूटेगा, CH बॉन्ड, जैसे ये है आपके पास, तो यहाँ से ये टूटा और यहाँ से ये टूटा, तो CH टूटेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, और बाकी का ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन या पायरोलिसिस के अंडर में आता है। अब नेक्स्ट आता है, इसमें देखो क्रैकिंग के एग्जांपल देखते हैं। क्रैकिंग में CC बॉन्ड टूटेगा, अब CC के लिए तो 2 तो कम से कम होने चाहिए, 2 3 ले लो आप, C3 और H8 ले लिया। अब टूटेगा तो क्या हुआ, एक C अलग कर दो तो बन गया CH4। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 कार्बन, तो C2H4। तो देखो CH4 क्या हो गया, एल्केन, और C2H4 क्या हो गया, एल्कीन, यानी हो गया इथीन, और ये हो गया आपका मिथेन यानी एल्केन। तो इसमें एल्केन और एल्कीन बनते हैं लोअर, 3 है यहाँ पे, 1 और 2, तो इस तरीके से क्या होगा, कंपाउंड बनेगा। छोटे छोटे कंपाउंड कितने भी तोड़ सकते हो आप। यहाँ पे मैंने लिखा C5H12, अब इसे तोड़ो
तो क्या हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, चलो CH4 आपने तोड़ दिया, अब एक C निकला तो 4 C बच गए यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बच गए, 8 हाइड्रोजन बच गए, यानी ये हो गया ब्यूटीन और ये मीथेन। यानी तोड़ोगे तो ये जरूरी नहीं है कितने में भी टूट सकता है, एक है, ये 2 है कार्बन, एक में और 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 कार्बन हो सकते हैं, कि जब आप तोड़ोगे तो ये फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे तोड़ सकते हो। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी एक ये बन गई। एक और बना सकते हो कि C के 2 करो यहाँ पे, C2H6 पहला बन गया, और इसका दूसरा क्या हुआ, देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने बच गए, 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन। तो क्या ये फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देखो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, उतने अकॉर्डिंग तोड़ो उसे। तो यहाँ पे देखो CC बॉन्ड टूटेगा, तो इसे जनरली हम क्रैकिंग बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है केवल मीथेन के लिए है। अगर जो मीथेन होगा आपका, मीथेन को आपने स्टीम के साथ रिएक्शन कराई, स्टीम यानी वाटर ही कहते हैं, वेपर्स में होना चाहिए, वाटर गैस फॉर्म में होती है, उसी को हम स्टीम कह देते हैं, भाप वही होती है, और 1000 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसे क्या किया, हीटिंग कराई इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो आपको क्या मिलेगा, वाटर गैस मिलती है, ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। ये आपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा, वाटर गैस फॉर्म होगी CO प्लस और H2, ठीक है। तो मीथेन का मतलब हो गया CH4, हमने से स्टीम से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो बनेगा, हमें मिलेगा वाटर गैस। तो वाटर गैस का बहुत सारा यूज है, तो आप वाटर गैस बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन थी केमिकल रिएक्शन की रिएक्शन विद स्टीम, इसका हेडिंग है रिएक्शन विद स्टीम। अगर आपने स्टीम के साथ रिएक्शन किया तो क्या मिलेगा आपको, वाटर गैस फॉर्म होगी, वाटर गैस इज फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर हमने क्या किया, मीथेन के साथ ही रिएक्शन है, रिएक्शन विद ओजोन, रिएक्शन विद ओजोन। अगर हमने ओजोन के साथ रिएक्शन कराई O3 के साथ, तो क्या होगा, देखो मीथेन को कराई हमने रिएक्शन ओजोन के साथ, तो हमें मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड बन जाता है। सोचो अगर हमने क्या किया, मीथेन को ओजोन के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है हमें, देखो ये एल्डिहाइड बन गया। इसके अलावा ऑक्सीजन मिलती है हमें और वाटर मिल जाता है हमें, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया, किससे, जब हमने मीथेन को ओजोन के साथ रिएक्शन कराई तो फॉर्मेल्डिहाइड, ऑक्सीजन और वाटर फॉर्म होता है। तो दिस इज द अनदर केमिकल रिएक्शन ऑफ मीथेन। एक और रिएक्शन है कि जैसे एल्केन है हमारे पास, अगर मुझे एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट को यूज करते हैं, यहाँ पे कौन सा रेजेंट को यूज करते हैं, दैट इज CH3COO का होल ट्वाइस Mn, ठीक है। मैग्नीज एसीटेट, एसीटेट होता है, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ACO का होल ट्वाइस Mn। तो इसका मतलब आपने सपोज करो कोई भी ले लिया, मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 और CH3 ले लिया, और इसके सामने ये लिख दिया ACO का होल ट्वाइस Mn। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये एसिड में चेंज हो जाएगा, यानी बनेगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी ग्रुप होगा तो वहाँ पे जो ये लास्ट वाला है आपका CH3 वो चेंज हो जाएगा COOH में, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मीन्स कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। तो इसको हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, यानी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि जैसे सपोज करो हमने
एल्कीन से एल्केन बनाया था। एल्कीन, जैसे ये एल्कीन है आपके पास, और एल्कीन से हमने क्या बनाया था, एल्केन बनाया था। तो इसे कहते हैं स्टीरियोकेमिकल, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड आ गया, ये मैंने लिखा यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिख दिया PS और यहाँ पे लिख दिया C2H5, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट कुछ भी, तो सवाल ये होता है कि हाइड्रोजन जाएगा कहाँ। अब वो कई बार ऑप्शन में देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, हाइड्रोजन को आगे दिखा देगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ दिखाएगा, एक को इधर दिखा देगा, तो फिर कंफ्यूजन होता है इसमें कि हाइड्रोजन कहाँ पे जाना चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब जो स्पेस है उसमें हाइड्रोजन कहाँ पे लगना चाहिए। तो इसके लिए एक रूल है, ध्यान रखना। इसके लिए रूल क्या है कि अगर सिस रिएक्टेंट होता है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट ही बनेगा। अगर ये सिस में है यानी कि सेम ग्रुप सेम साइड है, तो जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो भी सिस प्रोडक्ट ही बनेगा। और अगर ट्रांस है, रिएक्टेंट ट्रांस में है, तो उसका प्रोडक्ट भी ट्रांस बनेगा, ठीक है। इसे कहते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट या स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब देखो क्वेश्चन कैसे आया, ये देखा आपने कि सेम ग्रुप कहाँ है, सेम साइड है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको आप यहाँ पे जब आप आंसर लिखोगे तो एक लाइन खींचो इधर से। अब CH3 को एक साइड लिख दो कहीं पे भी, यहाँ पे आपने एक साइड लिख दिया क्योंकि सिस है। अब इसके ऊपर से लिख दो C2H5 और यहाँ पे लिख दो PH। अब जो हाइड्रोजन ऐड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो हाइड्रोजन किधर जाएगा, देखो इस साइड को, यानी सिस प्रोडक्ट ही बनेगा। ये देखो सिस है, सेम ग्रुप लाइन सेम साइड, ठीक है। तो ये बन गया आपका सिस। और अगर सपोज करो इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है आप बोल गए आंसर तो सेम आ रहा है, क्योंकि दिखने में तो हाइड्रोजन ऐड होगा लेकिन हमें पता नहीं चलेगा हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे दे दिया उसने PH और यहाँ पे दे दिया C2H5, और फिर उसने कहा H2, अब बताओ कहाँ जाएगा। तो आप देखो कि कौन सा ग्रुप जो सेम है, सेम ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे देखो CH3, ठीक है, सेम ग्रुप है। और सेम ग्रुप कहाँ है, इसमें डिफरेंट साइड हो गए। तो अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हो गया मतलब ट्रांस हो गया। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे बनाओ, इस ग्रुप को टॉप में दिखा दो C2H5 को, और PH को कहाँ दिखा दो, बॉटम में दिखा दो PH को। अब इसको एक लाइन खींचो, अब दिखाओ यहाँ पे एक में CH3 इधर दिखा दो, दूसरे में CH3 इधर दिखा दिया, क्योंकि ट्रांस है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हाइड्रोजन को कहाँ पे लगाना, जहाँ पे खाली जगह बच गई, ये हाइड्रोजन लगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांस प्रोडक्ट ही बनता है। तो अगर सिस आपने रिएक्टेंट लिया तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आपने जो ट्रांस रिएक्टेंट होगा तो ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा। इसका ध्यान रखना आप लोगों ने। कई बार क्या होता है दोनों को दे दिया उसने, दोनों सेम दे दिए, जैसे यहाँ पे D दे दिया, यहाँ पे भी D दे दिया, और यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे भी CH3 लिख दिया, तो ये भी क्या हो गया, सिस हो गया ओवरऑल। तो अगर ये सिस हो गया, प्लेनर है, और यहाँ पे मैंने H2 को ऐड किया हुआ है, तो H2 क्या करो, इसके ऊपर से लगा दो या नीचे से, क्योंकि ये प्लेन है। तो प्लेन में अगर हाइड्रोजन आएगा तो या तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर से आएंगे, और फिर या तो दोनों हाइड्रोजन नीचे से आएंगे। तो अगर आपने ऊपर से दिखा दिया तो क्या होगा, ऊपर के लिए कैसा साइन आता है आपको पता है। ऊपर के लिए जो साइन होता है वो इस तरीके से दिखाते हैं हम, सॉलिड वेस, क्योंकि जो हाइड्रोजन होगा ऊपर से अटैच हो गया या फिर नीचे से अटैच होगा, दो ही कंडीशन हो सकती है। अगर ऊपर से अटैच होगा तो उसको हम इससे सॉलिड वेस से दिखाते हैं H। और इस तरीके का कंपाउंड होता है मीजो कंपाउंड। मीजो का मतलब होता है, देखो एक इसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, और एक पार्ट क्या कर रहा होता है, क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट कर रहा है, तो दूसरा क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है। देखो CH3HD, यहाँ पे भी CH3HD। तो अगर लाइट ऐसे घूम रही है तो यहाँ भी ऐसे घूमेगी, तो एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल हो गया इनएक्टिव,
तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, डी फॉर्म होगा, एल फॉर्म होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो ये आपका मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड में देखो एक साइड, क्योंकि दो जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, और पहला पार्ट क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे कहेंगे मीजो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज मीजो कंपाउंड। तो ये कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए या आपको और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो आपके इस नोट्स में नहीं है, वो मैं अलग से बता रहा हूँ आपको इसका। तो थैंक यू, ये लेक्चर कंप्लीट होता है।